जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की, तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्पेस पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से इंडियन स्पेस सेक्टर के साथ काम करे, इसरो के साथ काम करे, किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ पाए, इसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत जरूरी है, जो कि स्पेस पॉलिसी में इस बार की इंक्लूड कर दिया गया है। अब क्या मेजर प्रोविजन है इस बार की स्पेस पॉलिसी के, उन पर एक बार निगाह जरूर डालेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या की गई इस पॉलिसी में कि यहां पर क्या किया जाएगा, जो जो क्लैरिटी है स्पेस रिफॉर्म्स की, उस पर काम करेंगे, है ना। चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन हो कि वो किस तरीके से हमारी स्पेस इकोनॉमी को, अपॉर्चुनिटी को ड्राइव कर सकती है, किस तरीके से वहां पे एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है और कैसे इंडिया के स्पेस सेक्टर को और ज्यादा डेवलप कर सकती है, उस पर काम करना है। प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से आगे इसमें आएगा, उस पर हमें काम करना है। दूसरा, यहां पर जो रूल्स हैं उनकी बात की गई है कि भाई हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई, तो उनके क्या क्या रूल्स होंगे उनको यहाँ पर बताया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी इसरो की, ठीक है, तो वो सब बताया गया। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे बता दिए हैं कि भाई इसरो का रूल्स क्या रहेंगे, इसरो क्या काम करेगा, ठीक है। स्पेस सेक्टर के जो पीएसयूज हैं, जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है या इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, इन सब के क्या क्या काम रहेंगे ये सब अलग अलग बता दिया गया है स्पेस पॉलिसी 2023 में। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और कही गई है कि जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज हैं, जो रणनीतिक कार्य हैं, रणनीतिक क्रियाविधि हैं, वो सब कौन करेगा, वो सब करेगा एनएसआईएल यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो सभी तरह के रणनीतिक जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको यहाँ पे बनाएगा। इसके अलावा जो हमारी इन स्पेस है ये क्या करेगा, ये एक इंटरफेस की तरह काम करेगा, जो कि इसरो और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के बीच में एक इंटरफेस होगा, एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ताकि वो जो बाकी इंस्टीट्यूट है, जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, उनसे इसरो जुड़कर काम कर पाए। इसके साथ साथ इसरो का फोकस क्या रहेगा, इसरो का फोकस रहेगा एनर्जीज को और डेवलप करना, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, नए सिस्टम्स को बनाना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना स्पेस सेक्टर में। ये अपने इसरो का यहाँ पे काम रहेगा स्पेस पॉलिसी 2023 में। इसके साथ साथ जो भी ऑपरेशनल पार्ट्स हैं वो सारे जो है इसरो के मिशन जो है वो सब कौन हैंडल करेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैंडल करेगा। जी हाँ, जितने भी ऑपरेशनल यहाँ पे मिशन हैं इसरो के, जो ऑपरेशनल पार्ट है वो सारा कौन हैंडल करेगा, वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैंडल करेगा। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट यहाँ से पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, इनको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री है उस पर भी इसमें ध्यान दिया गया है और साफ साफ यहाँ पे देखा गया है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल किस तरीके से उनकी स्पेस एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाए, किस तरीके से उनको यूज किया जाए सैटेलाइट्स को बनाने में, रॉकेट्स को बनाने में, लॉन्च व्हीकल्स में, डेटा कलेक्शन और डिसमिनेशन में, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का यूज किया जाए एंड टू एंड पार्ट तक। तो वो दोस्तों यहाँ पर मेन इसका इफेक्ट है स्पेस पॉलिसी 2023 का। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में हम लोग इसरो की फैसिलिटीज का भी यूज करने देंगे प्राइवेट सेक्टर को। एक छोटा सा चार्ज लेगा इसरो, थोड़ा सा शुल्क लेगा, और थोड़ा सा शुल्क देकर जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसरो की सारी फैसिलिटीज का यूज कर सकता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकता है, जिससे जो है वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करने में और क्रिएट करने में दोस्तों हमें हेल्प मिलने वाली है। इम्पैक्ट क्या रहेगा भाई, जब इतने सारी चीजें हो रही हैं, पहले केवल इसरो काम कर रहा था, अब हमारा जो है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे, बहुत सारी कंपनीज हैं स्पेस सेक्टर की इंडिया में जो काम कर रही हैं, तो उनके कारण जो कॉमर्शियलाइजेशन है और पूरे विश्व का जो स्पेस इकोनॉमी है, जिसमें अभी तक इंडिया का परसेंटेज केवल 2% है, तो उसको बढ़ाकर ये 10% तक ले जाने की उम्मीद है। यानी पूरे विश्व का जो स्पेस इकोनॉमी है, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत का जो शेयर है वो 2 से बढ़कर 10% तक हो जाने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जिस प्रकार के यहाँ पर चेंजेस लाने की सरकार बात कर रही है। अब इन सब के बीच अभी की अगर बात करें तो अभी के लिए इंडिया का क्या स्टेटस है, क्या स्पेस सेक्टर में इंडिया कहां पर है इस समय, वो एक बार देख लेते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि भारत की जो इसरो है वो पूरे विश्व में
कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, हमारे रॉकेट, हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो बहुत सस्ते में ही हम लोग डेवलप कर लेते हैं। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि भारत का जो मार्स मिशन था, उस पूरे मार्स मिशन की जो कॉस्ट थी वो हॉलीवुड की एक फिल्म थी ग्रेविटी, उस ग्रेविटी फिल्म की जो कॉस्ट थी, उसका जो बजट था, उससे भी कम बजट में हमने पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया था। तो इंडिया के जो स्पेस मिशन होते हैं वो एकदम सटीक, सक्सेसफुल और बहुत ही चीप होते हैं। तो ये भारत की पहचान पूरे विश्व में है ही। उसी की वजह से जो इंडिया का कमिटमेंट है जेनेवा कॉन्फ्रेंस का, भारत उस पर भी अमल करता है। क्या करता है, वो क्या कमिटमेंट था कि कोई भी देश अंतरिक्ष की जो फैसिलिटीज हैं उनका प्रयोग केवल रिसर्च के लिए करेगा, शांतिपूर्ण तरीके के लिए करेगा, किसी भी तरह के हथियारों के निर्माण के लिए या हथियारों की होड़ के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो भारत भी उसका पूरा प्रयोग यहां पर करता है। भारत भी किसी भी तरह के वेपनाइजेशन को प्रमोट नहीं करता, उसको अपोज करता है और अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने प्रोग्राम्स को केवल शांतिपूर्ण मिशन तक ही लिमिटेड रखता है। इसरो के बारे में आपको बता दें कि पूरी दुनिया का छठी यानी सिक्स्थ लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है पूरे वर्ल्ड की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले समय में भारत की इसरो और बड़ी स्पेस एजेंसी बनने की तरफ बढ़ रही है। 400 से भी ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनीज इस समय इंडिया में काम कर रही हैं। जो पूरी दुनिया में देखा जाए तो 5वें नंबर पर भारत इस मामले में आता है। यानी भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा कंपनीज जो है वो स्पेस कंपनीज काम करती हैं। 500 कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं। भारत से अधिक केवल 4 देशों में ही प्राइवेट कंपनीज है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो भारत ने काफी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर किए हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा न्यूज में जो रहा है वो है डिफेंस स्पेस एजेंसी। जी हाँ, भारत ने भी कुछ वर्ष पहले ही अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसीज को सेटअप कर लिया था। भाई देखिए, सीधी सी बात है, भारत के सामने खतरे बहुत ज्यादा है ना। जल थल नभ में तो है ही, साइबर सिक्योरिटी का खतरा है ही, इसके अलावा स्पेस में भी चाइना जो है वो बहुत तेजी से भारत को काउंटर कर रहा है और भारत के विरुद्ध ही कार्य करता है। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्पेस एजेंसी डिफेंस की जो है वो तैयार करे। इसलिए भारत ने अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी को तैयार किया था, जिसको इसरो क्या करता है, अपना सपोर्ट देता है। और जो अपना डीएसआरओ है, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। इसका काम क्या है कि ऐसे वेपन्स को क्रिएट करना जो क्या करें, डिग्रेड करें, डिस्टर्ब करें और डिस्ट्रॉय करें और डिसीव करें एन एडवर्सरी स्पेस कैपेबिलिटी को। जी हाँ, किसी भी तरह की अगर शत्रुतापूर्ण कार्यवाही होती है भारत के खिलाफ अंतरिक्ष में, या भारत के लिए कोई भी खतरा पैदा होता है, तो उसके विरुद्ध ये काम करे, उसके विरुद्ध भारत को तैयार करे। ये इस एजेंसी का यहाँ पर काम। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया था डिफेंस स्पेस मिशन, और वो डिफेंस एक्सपो 2022 में गांधीनगर में इन्होंने इसको लॉन्च किया। इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग अपने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक हम करीब करीब 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रीच प्राप्त कर लेंगे। यानी 2025 तक हम मैन्युफैक्चरिंग जो अपॉर्चुनिटी हमारी वो 3.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ हमने भी एक संवाद कार्यक्रम भी किया था। उद्देश्य था कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में क्या करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करना, उनके अंदर एक आकर्षण पैदा करना, अट्रैक्शन पैदा करना स्पेस के लिए, ताकि वो भी स्पेस रिसर्च कार्यक्रम में जुड़ पाए और इंडिया को अच्छे साइंटिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा पाए। अब दोस्तों, इन सब के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस समय जो इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं और करने पड़ेंगे। तो उनके लिए भारत को तैयार रहना ही होगा। सबसे पहली बात कि हमारे देश में क्या है, रेगुलेशंस नहीं है कॉमर्शियलाइजेशन पर। जी हाँ, जो स्पेस का कॉमर्शियलाइजेशन है, यानी आउटर स्पेस का जो कॉमर्शियलाइजेशन है, उसके लिए अभी तक हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। तो सरकार को इस पर काम करना होगा ताकि यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पे बन पाए और हम चीजों को सिस्टमैटिक रूप से कॉमर्शलाइज कर पाए, जिसका फायदा कंपनीज को भी हो, देश को भी हो और सरकार को भी हो। इसके अलावा जो राइजिंग स्पेस डेब्रीज हैं, आप सभी को मालूम होगा कि डेब्रीज का मतलब होता है जो हमारा आउटर स्पेस होता है, वहां पे सैटेलाइट्स के और भी चीजों के छोटे 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 टुकड़े जो है वो कचरे के रूप में जमा हो जाते हैं। पुराने सैटेलाइट्स वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, बट उनके टुकड़े जो है वो अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। तो ये जो स्पेस डेब्रीज हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इनकी संख्या, इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये भारत की चिंता की बात हो सकती है। जो भारत का ऑर्बिट अर्थ है उसमें ये चीजें बढ़ रही हैं, जिसको भारत को जो है वो खतरा हो सकता है। ये हमारे बाकी स्पेस क्राफ्ट को और बाकी सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत को काम करना होगा।
इसके अलावा चाइना जो कि हमारा कट्टर है इस समय, हम सभी को मालूम है, वो बहुत तेजी से स्पेस में डेवलपमेंट्स कर रहा है और अभी तक उसने अपना जो है वो नेविगेशन सिस्टम तक उसने जो है अपना लॉन्च कर दिया है, बेइडू उसका नाम है, वो सक्सेसफुल उसको लॉन्च कर चुका है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई है, उसमें जितने भी देश जुड़ रहे हैं तो उम्मीद है कि वो सारे देश चाइना के स्पेस कार्यक्रम को भी ज्वाइन करेंगे, जो कि चाइना को और मजबूती दे देगा स्पेस सेक्टर में। तो भारत को वहां पे काम करने की जरूरत है। चाइना जिस पर भरोसा कभी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेस में वेपनाइजेशन पर काम जरूर करेगा और उसकी फितरत है इस तरह काम करने की, तो वो जरूर यहाँ पे ऐसे काम कर सकता है। भारत को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यहां पर थोड़ा सा भारत को फेस करना पड़ता है। जो आर्म्स रेस है, जो हथियारों की दौड़ है, वेपनाइजेशन है आउटर स्पेस का, वो क्या करेगा, एक मतलब एक संदेह का वातावरण तैयार करेगा, एक कंपटीशन तैयार कर देगा, एक एग्रेसिवनेस तैयार कर देगा, जो पूरी पृथ्वी के सभी देशों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसमें भारत को अपना स्थान देखना होगा और सही तरीके से आगे रास्ता चुनना होगा। तो ये सारे कुछ यहाँ पर चैलेंजेस हैं जो इस समय भारत को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके लिए भारत को यहाँ पर तैयार रहने की पूरी जरूरत यहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें थी जिसके बारे में हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है या कौन से टॉपिक आपको और चाहिए, तो वो मैं आपके लिए और वीडियो पता कराऊंगा। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में नेक्स्ट किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस्य से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।